हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिस पर डिटेल चर्चा होने वाली है इस पूरे वीडियो में। भारत के किस दर्रे या कहें पास पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनने जा रही है। डिटेल बात करेंगे 3D मैप के थ्रू कि कैसे ये तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त होने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन उसका शिलान्यास किया है। WHO के चीफ और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पहुँचे थे। क्या है ये सेंटर, डिटेल बात होगी। किस एजेंसी ने एमवे की 757 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया है, जब्त कर लिया है। तो क्या होगा आगे, पिरामिड फ्रॉड क्या होता है, बहुत सारे आरोप लगे हैं, जांच चल रही है, उस पर बात होगी। किस देश ने लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का सफल टेस्ट किया है। अंतरिक्ष में इंडिया के कचरे के कितने टुकड़े पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है नासा की, एवरी कंट्री की डिटेल है, चर्चा होगी इस पे। इसरो के अनुसार किस देश के रॉकेट का हिस्सा अंतरिक्ष से महाराष्ट्र में गिरा था, चंद्रपुर में। अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है, इसरो की इंक्वायरी कर रहा था इसरो, तो उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन है, चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि अभी SSC CGL का एग्जामिनेशन चल रहा है। उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम लोग बता रहे हैं डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में या फिर PDF से। जैसे कल की बात करें, 19 अप्रैल को जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है CGL का, उसमें एक क्वेश्चन आया। जो लक्ष्य सेन है वो 20 मार्च को उन्होंने वो पुरुष एकल फाइनल में वर्ल्ड के नंबर 1 जो ओलंपिक चैंपियन है विक्टर एक्सेल्सन, तो उससे गेम हार गए थे। ये क्वेश्चन हमने दिया था और यही क्वेश्चन आया है CGL के एग्जामिनेशन में। सरस्वती सम्मान भी आया है। इकोनॉमिक सर्वे पर जो हमने डिटेल में प्रश्न बनाए थे उससे भी क्वेश्चन आया है। WHO डे आया है, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, स्पोर्ट्स से। तो कई क्वेश्चन हैं और जिन लोगों ने वीडियो देखा है, PDF देखा है, उनको लाभ हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। भारत के किस दर्रे या फिर कहें पास पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनेगी। इसका ऐलान किसने किया है, तो BRO ने किया है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। आंसर होगा शिंकुला पास। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट टनल इन हिमाचल प्रदेश बाई 2025। ये शिंकुला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पर है। क्लियर होगी बात। और ये रहा न्यूज़, पूरा डिटेल है कि किस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं जो BRO के डायरेक्टर जनरल हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने ही ये ऐलान किया है कि सबसे ऊंची दुनिया की और सबसे लंबी ये टनल सुरंग बनने जा रही है। तो कहाँ पर बनने जा रही है, एक बार ये फटाफट हम देख लेते हैं और फिर सुरंग के बारे में भी बात होगी। तो प्यारा भारत है और यहाँ से अब चलते हैं, ये रहा हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ से तो इस तरफ से ये चला आता है जम्मू कश्मीर और उधर हो जाता है ये लद्दाख। ठीक है, तो यहीं पर इस जगह पर ये है शिंकुला पास। ओके, और डिटेल चलते हैं शिंकुला पास पे। और ये है शिंकुला पास, ये पहाड़ियाँ हैं जो आपको दिख रहे होंगे इस वीडियो में। तो यहीं पर सुरंग बनाए जाने का काम शुरू होने वाला है। ओके, कहाँ से कहाँ तक ये जोड़ेगा सुरंग, तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के जास्कर घाटी से ये जोड़ेगा। ओके, कितने ऊंचाई है, 16,580 फीट इसकी ऊंचाई है। टनल की लंबाई कितनी होगी, तो 4.25 किलोमीटर। अब देखिए शिंकुला पास, जो पास क्या होता है मुझे लगता है सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता दूं। दर्रा या पास उसको कहते हैं। क्या होता है कि जब पहाड़ होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं और वहाँ हिमखंड होते हैं, यानी पूरा पहाड़ जम चुका होता है, तो वहाँ से जाना किसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता होता है, जगह होती है, उसको कहते हैं दर्रा या फिर कहते हैं पास। तो अभी क्या है कि यहाँ से इस तरह से रोड जा रहा है, ठीक है, और ये इधर लद्दाख है। यहाँ से ये आगे लद्दाख चला जाता है और इस तरफ है हिमाचल प्रदेश।
ओके, तो श्रृंखला पास ये यहाँ से इस तरह से है। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, बीआरओ की ओर से ये जारी है वीडियो। तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अभी उस जगह पर जहाँ पर ये टनल बनना है वहाँ क्या हालत है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और जो परंपरागत रोड है जो उस पास पे यानी दर्रे पे, वहाँ से बर्फ़ हटाया जा रहा है और उस रोड को चालू किया जा रहा है। सर्दी के वक्त में ये हिस्सा पूरा बंद हो जाता है क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। श्रृंखला पास, ओके। तो इस समस्या से निपटने के लिए अभी वो बनाया जा रहा है। ये जो पहाड़ी है इसी के अंदर से श्रृंखला पास के होते हुए थ्रू ये बनेगा। क्लियर होगी बात। कब शुरू होगा निर्माण इसका, तो जुलाई 2022 में, अगले ही कुछ महीने में। निर्माण कब पूरा होने की तिथि है, तो वर्ष 2025 तक ये इसका निर्माण पूरा हो जाना है। और किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जाना है, तो प्रोजेक्ट योजक के तहत, यानी जो बॉर्डर के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 2022 में प्रोजेक्ट योजक को लॉन्च किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ओके, प्रोजेक्ट योजक। तो उसमें ये होता है कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इस बहुत ध्यान देती है, मुख्य तौर पर लद्दाख में कनेक्टिविटी को बेहतर करने का के लिए ये योजक जो प्रोजेक्ट है उसको लाया गया है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अगर सवाल हो कि अभी इस वक्त दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है, तो अटल टनल है। ओके, 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये टनल है। और अब जो प्रस्तावित है, जो सबसे ऊंची और सबसे लंबी जो टनल होगी, रोड सुरंग होगा। और जो श्रृंखला पास पर ये टनल बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो समुद्र तल से 16,580 फीट ऊंचाई पर होगी। तो मुझे लगता है इस पूरी बात को आप समझ चुके होंगे। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। इन दो क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। इस कई वीडियो में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, शॉर्ट में कहेंगे इसे WHO GCTM, तो उसका शिलान्यास किस जगह पर किया है, कौन से शहर में? आंसर होगा जामनगर। जामनगर का है गुजरात में। ओके, तो 19 अप्रैल को ये शिलान्यास किया गया है। और आप देख रहे हैं ये फोटोग्राफ, और इसमें प्राइम मिनिस्टर के दाहिनी की तरफ ये हैं मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ओके, ये है प्रविंद जगन्नाथ। और प्राइम मिनिस्टर के लेफ्ट साइड में ये हैं WHO के जो चीफ हैं इस वक्त, टेड्रोस। तो ये जो सेंटर है वो दुनिया भर में पारंपरिक जो चिकित्सा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, इस तरह के जितने भी दुनिया भर में पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है, तो उसका एकमात्र ये ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर होगा ये। ओके, और इस सेंटर की स्थापना भारत सरकार और WHO के बीच एक होस्ट एग्रीमेंट के तहत ये किया जा रहा है। तो शिलान्यास किया जा रहा है और सरकार ने इसके लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स भी बनाया हुआ है ताकि इसको जल्दी से जल्दी काम किया जाए। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है जो जामनगर में ये बन रहा है। ओके, WHO ने इसकी घोषणा कब की थी? 2 साल पहले ही 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। फ़ायदे क्या होंगे ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेंटर है उसको स्थापित करने से? ये होगा कि इससे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड जो भी ग्लोबल हेल्थ के मामले हैं वहाँ पर रिसर्च किए जाएंगे। ओके, ट्रेडिशनल मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी और उसके यूज़ को तय करना ये काम होगा। डेटा बैंक बनेगा, एजुकेशनल और रिसर्च के काम यहाँ पर होंगे। स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाएगा। कैंपस होगा, रेजिडेंशियल होगा, वहाँ पर वेब बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। पूरी दुनिया से इस जगह पर ये जो सेंटर है वहाँ पर आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए। वहाँ से नई नई रिसर्च होंगी और एक परंपरागत
जो मेडिसिन है उस पर एक WHO के स्तर का इतना बड़ा जब ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी एक संस्थान होगा, तो बहुत सारे रिसर्च दवाओं को लेकर हो पाएंगे जो कि आमतौर पर नहीं हो पाते हैं। तो एक नई बात है, ये शुरू हुई है, गुजरात में हुआ है, और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको बता दूं कि इस साल का टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल हो चुका है, और आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। मेंबरशिप भी ले सकते हैं, आप सभी के लिए एक प्लान है 1 साल का मेंबरशिप, और इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, हर 6 माही, पूरे साल का 1 साल तक आप PDF ले सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट होता है, करंट अफेयर्स का आप दे सकते हैं। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ होता है, और इस सीरीज़ के जरिए आप UPSC, SSC, रेलवे, पुलिस, इन सब के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। और भी कई फैसिलिटीज़ हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और PDF वगैरह सब अवेलेबल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन होगा अगला, नासा की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष में भारत के कचरे के कितने टुकड़े, यानी स्पेस डिब्री कहते हैं इंग्लिश में, अंतरिक्ष में जो कचरा होता है उसको कहते हैं स्पेस डिब्री, तो वो पाए गए हैं, कितने टुकड़े पाए गए हैं? आंसर होगा 114। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये टुकड़े पाए गए हैं, लेकिन ये कम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। 2019 से ये आंकड़ा कम देखने को मिला है। ये आंकड़ा जो है वो 4 फरवरी 2022 तक का है, और इसको अप्रैल 2022 में नासा ने जारी किया है। ये रिपोर्ट है ऑर्बिटल डिब्रीज। ओके, तो नासा ने जारी किया है। तो इसमें पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट, वहाँ पर जो भी कचरा है उसके बारे में ये पूरा आंकड़ा होता है। ओके, स्पेस डिब्री क्या होता है, अंतरिक्ष में कचरा क्या होता है? देखिए, स्पेस में सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट, उन सब की अवधि होती है, वो कितने वक्त तक काम करेंगे। जब पूरा काम हो जाता है तो फिर अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया जाता है, या फिर उसको वहाँ नष्ट किया जाता है। लेकिन इससे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, ये जो आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, ये नासा के द्वारा जारी किया हुआ है। इतने सारे स्पेस डिब्री यानी कचरा, जो कि कोई सैटेलाइट है, रॉकेट है, कुछ है, तो इस तरीके से वो पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, और ये नुकसानदायक भी है, क्योंकि ये फिर या तो अंतरिक्ष स्टेशन या फिर जो ज़रूरी अभी एक्टिव सैटेलाइट हैं उससे ही टकरा सकते हैं। ये खतरनाक भी है, और ये एक तरह से अंतरिक्ष में पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन की तरफ फैल रहा है। तो ये जो अब सवाल है कि कितने टुकड़े हैं अंतरिक्ष में, तो ये रिपोर्ट है पूरी डिटेल, और इसके अनुसार जो स्पेस डिब्री है वो अंतरिक्ष में वो 17,011 है, और इसको लोगों ने ही भेजा है, मतलब अलग अलग जो स्पेस एजेंसी हैं उन सब ने आसमान में भेजा, और वो वहीं रह गया और पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो ये टोटल 17,011 जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है स्पेस डिब्री, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 114 टुकड़े हैं। ओके, ये टुकड़े कितने बड़े होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर से बड़े, यानी 10 सेंटीमीटर या इससे जो बड़े हैं उसको ये काउंट किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो अमेरिका का स्पेस डिब्री है, सबसे ज़्यादा जो कचरा अंतरिक्ष में फैला रहा है वो है अमेरिका। ओके, उसके बाद स्थान देखने को मिलते हैं CIS ये हुआ, फुल फॉर्म कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच, यानी रूस और उसके आसपास के कुछ देशों का एक संगठन है, तो उसका हो गया 7,032। उसके बाद फिर स्थान आता है चाइना का, और इस तरह से अलग अलग देशों का स्थान आता है। और आपको बताऊं कि 2019 में कचरा बढ़ गया था, क्योंकि उस दौरान इंडिया ने एंटी सैटेलाइट परीक्षण किया था 2019 में। तो जब एक सैटेलाइट को यहाँ से रॉकेट भेजकर उसको उड़ाया गया, तो उससे ये बात सामने आई थी नासा की ओर से कि वहाँ पर कचरा बढ़ गया है, लेकिन अभी ये देखने को मिला है कि वो कचरा कम हुआ है। अच्छा, ये कचरा कम कैसे होगा और ये सब ख़त्म कैसे होंगे? तो एक तो ये है कि अगर 600 किलोमीटर के दायरे में है, यानी धरती से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, तो वो कुछ वर्षों में वो अपने आप पृथ्वी में गिर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से। लेकिन अगर
1000 किलोमीटर या उससे ऊपर है तो 100 साल या उससे भी अधिक साल तक वो चक्कर काट सकता है, उसी के बाद वो पृथ्वी के अंदर गिरेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है और इससे से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के रॉकेट का हिस्सा अंतरिक्ष से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में अप्रैल 2022 में गिरा? देखिए, ये गिरा तो था अप्रैल के शुरुआत में, लेकिन उसके बाद फिर इसरो ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, तो इसके अनुसार चीन का एक रॉकेट था, वही अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा था और वो गिर गया चंद्रपुर में। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, और ये साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया है और चेक किया तो उसके अनुसार से ये पता चला है। कब की घटना है? तो 2 अप्रैल की घटना है, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि 17 अप्रैल की न्यूज़ है और इसमें अभी लेटेस्ट अपडेट आया कि ये कंफर्म हो गया है कि चीन का ही रॉकेट था जो कि गिरा था। ये घटना है 2 अप्रैल की शाम को आसमान में चमकती हुई रोशनी दिखाई दी थी और अगले सुबह जब लोगों ने देखा तो मेटल का बहुत बड़ा सा रिंग एक गिरा हुआ था। आप देख रहे हैं, लोग खड़े हैं, हाइट इतनी है, लेकिन ये रिंग कितना बड़ा आप देख रहे हैं। ये इस फोटोग्राफ से भी आप समझ सकते हैं रिंग। ओके, तो ये बात हुई कि कुछ है, ये कुछ गिरा है, क्योंकि और ये अंतरिक्ष से ऐसा नहीं है कि बाहर से आया हो, ये ऑर्बिट से ही कुछ ना कुछ गिरा है। ठीक है, और इसके अलावा कई सिलेंडर से गोल गोल ऐसे कई सारे सिलेंडर भी पाए गए थे वहाँ पर। बाद में इसरो के वैज्ञानिक यहाँ पर पहुँचे जांच के लिए और हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने न्यूज़ में ये कहा है कि ये चीन के रॉकेट का टुकड़ा है और प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, उसके अनुसार ये पता चला है कि ये लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है चीन का, उसका टुकड़ा है। अंतरिक्ष में आपने देखा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि बहुत सारा कचरा अंतरिक्ष में घूम रहा है अलग अलग देशों का, और वो किस देश में गिरेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन चूंकि वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है कोई भी जो कचरा कहें यानी रॉकेट का टुकड़ा या फिर सैटेलाइट का टुकड़ा, तो जैसे ही वो प्रवेश करता है धरती के वायुमंडल में वैसे ही वो जल के नष्ट हो जाता है। लेकिन जलने के बाद भी ये हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा हिस्सा वो रह गया था और इससे नुकसान भी हो सकता था। तो ये पूरा मसला है। इसरो की बात हो रही है, चेयरपर्सन कौन है अभी? एस सोमनाथ। स्थापना कब हुई थी? 1963 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी। किस देश ने लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? वीडियो भी दिखाएंगे आपको। आंसर होगा इजराइल। इजराइल ने किया है। आप ये ट्वीट देख रहे हैं, नेफ्ताली बेनेट। कौन है वो? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने ये ऐलान किया अभी जस्ट ही कि सफलतापूर्वक उन्होंने लेजर इंटरसेप्शन एयर डिफेंस सिस्टम को यानी आयरन बीम का सफल परीक्षण कर लिया है। ओके, 14 अप्रैल को इन्होंने ट्वीट करके ये बताया है। और इस सिस्टम ने, ये है पूरा सिस्टम, ये एक ट्रक के ऊपर ये आयरन बीम है, ये लेज़र के जरिए दुश्मन के किसी भी वस्तु को टारगेट करके उसको मार सकता है। परीक्षण हुआ है और ये जैसा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये परीक्षण पिछले महीने यानी मार्च में हुआ था। नेगेव रेगिस्तान है वहाँ पर इजराइल में, वहाँ पर ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हैं और इससे चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये इक्विपमेंट इतना बड़ा ट्रक पर है। और अभी देखिएगा कि एक टारगेट को उड़ाया जाएगा किस तरीके से। ओके, तो ये साइंटिस्ट लोग अपना देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, और अब आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ अब ये रॉकेट उड़ाया गया। ओके, रॉकेट उड़ा है और ये आयरन बीम ये लोकेट कर रहा है उस चीज़ को कि ये कहाँ पर है। इसके बाद क्या होगा? यहाँ से लेज़र बीम छोड़ा जा रहा है और उसने वहाँ पर जाके अटैक कर दिया। अब दूसरा रॉकेट छोड़ा गया है। ओके, और अब ये आयरन बीम ने उसको लोकेट किया कहाँ पर है और लेज़र के जरिए उसने यहाँ नष्ट कर दिया है। ओके, अब इसी तरह हम लोग देखेंगे कि ये UAV है,
यानी एक ड्रोन है जो कि हवा में उड़ रहा है दुश्मन की तरह, और उसे भी नष्ट करने की कोशिश करेगा ये आयरन बीम। तो ये देख रहे हैं आप, लेज़र जा रहा है और उसके एक पंख को ही जला डाला और वो टूट गया, और इस तरह से वो नष्ट हो गया यूएवी। आयरन बीम एक लेज़र इंटरसेप्शन एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट है, और अभी पूरी दुनिया में अलग अलग देश इस पर काम कर रहे हैं। ओके, हर चीज़ को रोक सकता है, फ्लाइट हो या रॉकेट हो, उन सबको रोका जा सकता है। ओके, और इसको तेज़ी से तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2024 तक इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम में इसको आयरन बीम को शामिल कर लेगा। अच्छा, यहाँ सवाल होगा कि क्या भारत के पास भी इस तरह की चीज़ें हैं, क्या हैं? तो हाँ, इंडिया के पास भी है। 2018 में डीआरडीओ ने लेज़र से बने हथियार का सफल परीक्षण भी किया था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। ओके, 1 किलोवाट का लेज़र किरणों का प्रयोग किया गया था, उससे 250 मीटर की दूरी तक वो वार कर सकता था। लेकिन ये सब गोपनीय है। एक्चुअल में इंडिया ने अभी तक खुलासा नहीं किया कि उसके पास लेज़र वाली जो वेपन है वो क्या कर सकती है। एक काली भी इंडिया का वेपन है जो बहुत ही खतरनाक है। और अगर हम बात करें कि कितना नुकसानदायक है, तो आपको बताऊं कि चीन ने अभी फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया के सैन्य विमान पर लेज़र हमला किया था इसी तरीके का, और उस पर ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी आपत्ति भी जताई थी। तो ये बात हो गई। अब मुझे लगता है पूरे मामले को आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार प्रफुल्ल कर का निधन 17 अप्रैल 2022 को हो गया? आंसर को उड़ीसा। काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, 83 ईयर के थे। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, द हिंदू ने पब्लिश किया है। लोकप्रिय उड़िया गायक और म्यूजिशियन थे वो। 2015 में उनको प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार मिला था। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, पद्म श्री पुरस्कार लेते हुए ये रहे। ओके, और उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत 1962 में की थी और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ओडिशा की बात हो रही है, वहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, और गवर्नर गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व लीवर दिवस यानी वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 अप्रैल को। ओके, लीवर इम्पॉर्टेंट है, कई सारी हमें जीवन जीने में काफ़ी मदद करता है लीवर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड है, तो उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी के रूप में किसके नियुक्ति की मंजूरी दी है? आंसर होगा विक्रम देव दत्त। ठीक है, फोटोग्राफ ये रहा। इससे पहले भी वो थे, लेकिन प्रभारी सीएमडी के रूप में थे, और इसी कंपनी के अंडर में, यानी जो AIAHL है, उसी के अंडर में एयर इंडिया था, जिसको टाटा समूह के हाथों बेच दिया गया है 18,000 करोड़ रुपए की बोली के तहत। ओके, और विक्रम देवदत्त ये IAS अधिकारी हैं 1993 बैच के। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये चर्चित है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर पिरामिड फ्रॉड के आरोप में किस एजेंसी ने एमवे की 757 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया, यानी जब्त कर लिया? आंसर होगा ईडी। ईडी का मतलब हुआ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में पिरामिड स्कीम चला रहे थे। देखिए, पिरामिड स्कीम जो है वो इंडिया और दुनिया के कई सारे देशों में बैन है। डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है, लेकिन आप पिरामिड सेलिंग नहीं कर सकते। पिरामिड सेलिंग का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति ने दूसरे को मेंबर बनाया, उसने किसी और को मेंबर बनाया, पूरा वो चेन चलता चला गया और उसका मुनाफा सबको थोड़ा थोड़ा मिलता चला गया। तो ये एक तरह से बेवकूफ़ बनाने वाली बात ये मानी जाती है। ओके, तो ईडी ने क्या किया है, एमवे की जो संपत्ति है वो 757.77 करोड़ उसको अटैच कर दिया है। इसमें अचल चल संपत्ति है 411 करोड़ रुपए की, जैसे फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, वाहन है, मतलब सब कुछ अभी जब्त कर लिया गया।
इसके अलावा एमवे के जुड़े हुए जो 36 बैंक अकाउंट है उसमें जमा है 345 करोड़ रुपया, उसको भी अटैच कर दिया है, यानी उसको भी जब्त कर लिया है फिलहाल ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। काफ़ी चर्चित ये खबर है। अच्छा, क्या हुआ है, किस कानून के तहत ये पिरामिड स्कीम अवैध है, ये भी सवाल होता है, जिसके कारण ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है 2021 में ये रूल आया था, और इस कानून के तहत, क्या है कानून का नाम, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। इसके तहत ये है कि कोई भी कंपनी सामान बेचने के लिए पिरामिड स्कीम नहीं चला सकती, और इसमें सज़ा का प्रावधान है। पिरामिड स्कीम एक तरह का मल्टी लेयर नेटवर्क होता है, और इस स्कीम में एक व्यक्ति जो है कई व्यक्तियों को जोड़ता है, और जोड़ने के नाम पर उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। और इस स्कीम में मनी सर्कुलेशन कराया जाता है, यानी पैसे घुमाए जाते हैं। मतलब कि अगर आपने किसी को मेंबर बनाया तो उसको 4,000 रुपये या कुछ रुपए का सामान आपने उसे कहा गया आपको ख़रीदना होगा तभी मेंबर बन पाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बैन है इंडिया में। लेकिन ये पिरामिड स्कीम, जैसा कि आरोप है ईडी का कि ये पिरामिड स्कीम वहाँ चल रहा था, ओके, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर। और ये भी कहा गया है कि ईडी के द्वारा कि प्रोडक्ट की बिक्री के बहाने सदस्य बनाने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते थे, और उसमें लोगों को, भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए वहाँ कुछ खास लोगों को लाया जाता था, और कहा जाता था कि आप भी इस व्यक्ति की तरह अमीर हो सकते हैं अगर आप ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो, ओके। ईडी का कहना है कि जांच में ये पता चला है कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग जो मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क है उसकी आड़ में पिरामिड फ्रॉड करता था, और वास्तविक तथ्यों को जाने बिना आम और जो भोली भाली जनता है वो मेंबर बनने के लिए और वहाँ अमीर बनने की चाहत को देखते हुए उनको लालच दिया जाता था। उस चाहत की वजह से वो महंगे प्रोडक्ट को खरीदते थे और अपनी कमाई को खो रहे थे, और ये प्रोडक्ट उतने बेहतर भी नहीं थे, मार्केट में इससे सस्ते प्रोडक्ट वगैरह वो अवेलेबल हैं, ओके। तो कंपनी का पूरा जो फोकस था वो प्रोडक्ट को बेचने पर नहीं था, बल्कि किस तरह से मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए, और अमीर बनाने की जो धोखाधड़ी है एक तरह से वो कोशिश कराई जा रही थी कि आप भी इस व्यक्ति की तरह अमीर हो सकते हैं। अब एक बार मेंबर बन गया और एक बार प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद वो फंस जाता था। कई लोग, कुछ लोग तो मेंबर बना लेते थे, वो दूसरों को फंसाने की कोशिश करते थे। फंसाने का मतलब कि मेंबर बनाने की कोशिश करते थे। तो ये कहना है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ओके। एमवे कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिका की कंपनी है, ओके। करीब 24 साल पहले भारत में कारोबार करने आई थी, और एक आंकड़ा भी आया है कि 2003 से लेकर 2022 तक, अभी 2003 से 2022 तक 27,522 करोड़ रुपए का सामान इन्होंने बेचा है। इतने रुपए इकट्ठे किए, और इसमें से 7,588 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में दिए बांटे, हालांकि ये भी कम ही बताया जा रहा है, ओके। तो कमीशन की वजह से ये प्रोडक्ट जो है वहाँ वो बहुत ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा था, ये कहना है ईडी का, ओके। एमवे ने क्या कहा है इस पूरे मसले पर, उसने कहा है कि हम तमाम जो नियम कानून है उन सबको पालन करते हैं, और अभी मामला चल रहा है इसलिए बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं, ओके। कह दिया कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है। तो एमवे का ये पूरा मामला आपने देखा, और इस तरह के तमाम मल्टी लेवल जो मार्केटिंग कंपनियां हैं और पिरामिड कंपनियां हैं उन सब से लोगों को सावधान रहना चाहिए। क्यों सावधान रहना चाहिए? क्योंकि 2021 में एक कानून आ चुका है, और उस कानून के तहत पिरामिड यानी जो नेटवर्क मार्केटिंग के तहत जो एक दूसरे को मेंबर बनाने वाला जो काम होता है ना, ये सब बैन है भारत में, और सज़ा भी हो सकती है। और जिस तरीके से इसका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम अचानक से ध्वस्त हो गया है, क्योंकि सारे मशीनरी प्लांट, अब प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएंगे तो बेचेगा क्या। तो ऐसे ही तमाम जो दूसरी कंपनियां हैं जो मेंबर बनाती हैं वहाँ भी हो सकता है। तो आप संभल के रहिए और दूसरों को भी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना के किस कोर ने सैन्य अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन अप्रैल 2022 में किया? आंसर होगा त्रिशक्ति कोर, ओके।
स्त्री शक्ति कोर, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। तो वहीं पर सिलीगुड़ी के पास में ही तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पर ये आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और डेली मैं दे रहा हूँ, मॉर्निंग को ही आपको अब डेली वीडियो मिल जाया करेगा, तो देखना ज़रूर डेली सुबह। ओके।